ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है रिलेटेड मास ऑफ अर्थ एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ पर। अब तक हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर लिया था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने अभी तक अर्थ और मून के लिए फाइंड कर ली थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास ऑफ अर्थ एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। सबसे पहले हम मास ऑफ अर्थ फाइंड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मास ऑफ अर्थ के लिए हम एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले मैंने आर ई रेडियस का मैंने एक अर्थ बनाई है जिसकी रेडियस है आर ई और एम ई इस अर्थ का मास है। एम ई मीन्स मास ऑफ अर्थ एंड आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। इस अर्थ की सरफेस पर मैंने एक स्मॉल एम मास का एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब जैसे कि इस ऑब्जेक्ट पर स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पर ये अर्थ एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहा होगा। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा F इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो ये तो है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो वो स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर रखने के बाद अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के लिए है। देन जब इस ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ की सरफेस पे रख रहा हूंगा तो इस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर कंटिन्यूसली लग रही होगी। तो इसका जो फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ वो होगा F इक्वल्स टू एम जी। F इक्वल्स टू एम जी। तो इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया और इस पहले वाली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया है। अब हमें पता है कि दोनों फोर्स इक्वल है, F इक्वल्स टू एम जी और F इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वल कर दिया है। तो इक्वल करने के बाद हमने इसको लिख सकते हैं एम जी इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब एम जी को मैं इस जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर के इक्वल कर सकता हूं। उसके बाद इक्वल करने के बाद यहाँ पर स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर एम लिखा है, एम से मैं इस एम की वैल्यू को काट दूंगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। सो जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आया ग्रेविटी का। और इस फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला है ग्रेविटी का ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था, जहाँ पे एम मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है। अब हमें निकालना है क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो एम ई यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है। तो इस वैल्यू को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा। जब मैंने इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी से और कैपिटल जी चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मुझे एम ई फाइंड करना है। मुझे जो यहां पर फाइंड करना है वो एम ई करना है। तो एम ई को मैंने यहीं पे रहने दिया और इसके अलावा जो भी वैल्यू थी उसको मैंने इक्वल से उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी से और कैपिटल जी चला जाएगा इस वैल्यू के डिवाइड में। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी एम ई इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। क्योंकि मास ऑफ अर्थ निकालना है, जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ गिवन है, स्मॉल जी जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कह रहे हैं, आर ई यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है और कैपिटल जी यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये तीनों वैल्यू हमारे लिए नॉन है। ये तीनों वैल्यू हमारे लिए क्या है, नॉन है। जब इस सारी वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो हमने क्या करा, जी की वैल्यू रख दी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नेक्स्ट आर ई स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो फॉर्मूले में यहाँ पर हम 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर रखेंगे डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी यानी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये सारी वैल्यूज स्मॉल जी की, रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू में जब मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करी तो मेरे पास कुछ इस तरह की एक इक्वेशन बनी, जहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो मास ऑफ अर्थ मेरे पास निकल के आया वो आया 5.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये मास ऑफ अर्थ की है। और क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम हम इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि 5.99 अप्रोक्सीमेट 6 के इक्वल है और 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे थोड़ी कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो यहां तक बात हो चुकी थी मास ऑफ अर्थ की। देन सेकेंड टॉपिक इज मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। मीन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बार फिर यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया है। स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देन
क्योंकि हमें फाइंड करनी है मीन डेंसिटी। हमें फाइंड क्या करनी है? मीन डेंसिटी, और वो भी किसकी? अर्थ की। तो यहां पर हम जो मास लेंगे वो अर्थ का लेंगे, तो अर्थ के मास को हम डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मीन डेंसिटी निकालनी है। तो जैसे कि हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हम यहां पर ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो अर्थ है वो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हमने इसको जब कंसीडर किया तो यहां पर हम मास की वैल्यू किस फॉर्म में लिखेंगे? वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में लिखेंगे, क्योंकि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ होगी, यहाँ पे जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ होगी, क्योंकि अर्थ जो है वो एक सॉलिड स्फीयर है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा इस इक्वेशन में स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी मास। मास को कन्वर्ट कर लिया हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की टर्म में, क्योंकि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ यानी डीई। यहाँ पर जो डीई कंसिडर किया है मैंने वो डेंसिटी ऑफ अर्थ है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मींस रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ बता रहा है। तो यहाँ से जब इस वैल्यू मेरे पास, इस वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो स्क्वायर से मैंने इस क्यूब की पावर को कट किया, तो रिमेनिंग जो पार्ट मेरे पास बचा वो बचा g इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर डीई। डीई यहाँ पर क्या है? डेंसिटी ऑफ अर्थ। डीई यहाँ पर क्या है? डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो ठीक है, क्योंकि मुझे मीन डेंसिटी निकालना है, टॉपिक हमारा यही है मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो डीई को मैंने इधर रहने दिया, बाकी सब वैल्यू को मैंने इक्वल के उधर सॉल्व किया। तो डीई इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आया 3g, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा g से, डिवाइडेड बाय कैपिटल G 4 पाई आर, कैपिटल G 4 पाई आर। तो ये वैल्यू इक्वेशन आ गई मेरे पास मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ की। मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ डीई इक्वल्स टू 3g डिवाइडेड बाय कैपिटल G 4 पाई आर। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालना है, जितनी भी वैल्यू होगी वो हमारे लिए सारी नॉन है। जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल जी यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पाई जिसकी वैल्यू हम 3.4 लेते हैं, और आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। सारी वैल्यू को पुट करके देखा, 3 को हमने वैसा का वैसा लिख लिया, स्मॉल जी को हमने यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ जो निकल के आया हमारे सामने वो आया 5478.4, 5478.4, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 5500 भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 5500 भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होगी डेंसिटी की वो होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट 5.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको जैसे पता होगा कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ की डेंसिटी निकल के आई है वो डेंसिटी आई है 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब आप दोनों की डेंसिटी को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से 5.5 टाइम्स ज्यादा होती है, 5.5 टाइम्स ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन द वैल्यू ऑफ जी। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है g इक्वल्स टू gm/r स्क्वायर। किसी भी प्लेनेट के लिए अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो हमें उस प्लेनेट के लिए मास और हमें उसकी रेडियस अगर हमें पता है तो हम इजीली उस प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वेरिएशन द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू के अंदर वेरिएशन कैसे आता है? वेरिएशन से मतलब हो सकता है जी की वैल्यू बढ़ रही हो सकता है जी की वैल्यू कम हो रही हो। तो सबसे पहला उसका जो वेरिएशन का जो पॉइंट है वो है एट हाइट। एट हाइट से मतलब ये है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर मूव करते जाएंगे तो हमारी जो ग्रेविटी है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती जाती है। वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो उसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अंदर ये जो मैंने एक सर्कुलर शेप बनाया, ये बनाया अर्थ का। यहाँ पे अर्थ की रेडियस है आर ई
और अर्थ का मास है me, यहाँ पे me मास ऑफ अर्थ है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ की सरफेस से h हाइट पर रख रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, तो ये उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, h प्लस आर ई, क्योंकि ये जो हाइट है वो अर्थ की सरफेस से और अर्थ की रेडियस है आर ई, तो इस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, h प्लस आर ई। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है, तो हमें पता है कि अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं वो लेते हैं हम g इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है। तो पहले इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, क्योंकि मुझे h हाइट पर ग्रेविटी निकालनी है, तो मैंने कहा कि अर्थ की सरफेस से जब हम h हाइट पर गए थे तो सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस थी वो आर ई प्लस एच हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगी, और ग्रेविटी निकालने का वही फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर h हाइट पर ग्रेविटी फाइंड करने के लिए कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m e यानी जो मास ऑफ अर्थ है, और डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें h हाइट पर निकालना है तो अर्थ के सेंटर से इसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी को h हाइट की ग्रेविटी के साथ हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, h हाइट की ग्रेविटी में यानी इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 में जब हमने इक्वेशन 1 का डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है जी एच अपॉन जी, क्योंकि इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड कर रहे हैं, जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। कैलकुलेशन के बाद जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर जी एम ई और जी एम ई कैंसिल आउट हो गया है, तो ये आर ई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड के नीचे आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास फाइनली आएगी वो आएगी जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है ग्रेविटी फाइंड करने का किसी हाइट h पर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पर कुछ दो न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि h हाइट पर जाने के बाद ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, हमारी कम होती जाती है। h हाइट पर ग्रेविटी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए मैंने कंडीशन दी है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर ले जाता हूं, मतलब जितनी रेडियस अर्थ की है उतनी ही हाइट पर मैं अर्थ की सरफेस से उस ऑब्जेक्ट को ले जाता हूं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास है h हाइट पर ग्रेविटी फाइंड करने का, जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पर पुट किया है। अब हमें करना क्या है कि h की वैल्यू आर ई के बराबर लेनी है, क्योंकि कंडीशन यही है कि हाइट इक्वल द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी h इक्वल्स टू आर ई। तो आर एच की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर ई। तो कंडीशन हो जाएगी जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस आर ई का होल स्क्वायर। तो आर ई प्लस आर ई हो गया हमारे पास 2r e, तो यानी जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन 2r e स्क्वायर। 2r e स्क्वायर को 4r e स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है कि r e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r e स्क्वायर। r e स्क्वायर से r स्क्वायर को हमने कैंसिल आउट कर दिया है, तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया ग्रेविटी का, हाइट की ग्रेविटी और सरफेस की ग्रेविटी का, वो आया 1/4, यानी जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू 1/4। तो जी एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, g/4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h हाइट पे जो ग्रेविटी आएगी वो g/4 आएगी, यानी अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी थी वो g थी, उसको जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो जो g की वैल्यू है, अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी है उस पर जब मैंने 4 का डिवाइड किया तो h हाइट पे जो ग्रेविटी होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। और वो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी है 9.8 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर निकल के आया हमारे पास 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पर h हाइट पर ग्रेविटी कम हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाइट पर जैसे जैसे हम जाएंगे ग्रेविटी हमारी कम होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि जब मैं अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर गया तो मेरी ग्रेविटी जो थी अर्थ की सरफेस से 4 टाइम्स कम हो गई, यानी 4 का मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पर डिवाइड कर दिया।
तो 9.8 का जब 4 से डिवाइड किया गया तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारे पास आया 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये जो ग्रेविटी है वो अर्थ की सरफेस से ग्रेविटी से क्या है 4 टाइम्स कम है। सिमिलर इसी के जैसा एक दूसरा एग्जांपल हम वापस कंसीडर करते हैं। मैंने लिया एट ए हाइट h इक्वल्स टू 2r, अगर मैं अर्थ की सरफेस से 2r हाइट के ऊपर जाता हूं, मतलब जितनी रेडियस अर्थ की है उससे डबल हाइट पर मैं h हाइट पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ले जाता हूं तो क्या तब भी ग्रेविटी मेरी कम होगी? बिल्कुल होगी। तो फॉर्मूला मैंने वापस वही अप्लाई किया, GH अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, लेकिन अब की बार h की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? अब की बार h की वैल्यू मुझे 2r रखनी है। तो फॉर्मूला में मैंने वही करा, GH अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस 2re का होल स्क्वायर, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस 2re का होल स्क्वायर। तो आर ई प्लस 2re कितना हो गया? 3re स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। 3r स्क्वायर को हम 9r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यू जो हमारे पास रेशियो निकल के आया GH अपॉन जी इक्वल्स टू 1/9, GH अपॉन जी इक्वल्स टू 1/9, यानी h हाइट पे जो ग्रेविटी होगी वो सरफेस की ग्रेविटी का 9 टाइम्स कम होगी, यानी GH इक्वल्स टू G/9, GH इक्वल्स टू G/9। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ G। अब की बार हम यहाँ पर वेरिएशन ऑफ G निकालेंगे डेप्थ पर। डेप्थ मतलब हमें अर्थ की सरफेस से डेप्थ पे जाने पर क्या ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम वापस बनाया है। अब की बार ये डायग्राम अर्थ का है। ये पूरा जो बाहर वाला सर्किल है ये पूरा अर्थ बता रहा है, ये पूरी क्या बता रहा है? अर्थ। सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो है RE, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से D डेप्थ पर ले गया, अर्थ की सरफेस से D डेप्थ पर ले गया, मतलब अंदर की तरफ ले गया। जब मैं इसको D डेप्थ पर ले जाऊंगा तो उस पॉइंट पर जाकर इसकी सेंटर से रेडियस हो जाएगी RE माइनस D, क्योंकि टोटल रेडियस कितनी थी? RE, और D डेप्थ में इसको ले गया तो रिमेनिंग रेडियस कितनी बची इसके लिए? अब RE माइनस D। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला दोबारा, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है G इक्वल्स टू GM अपॉन RE स्क्वायर, जहाँ पे M मास ऑफ अर्थ और R रेडियस ऑफ अर्थ है। और हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ का मास निकालने के लिए हम उसे वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू 4/3 पाई RE क्यूब, ये तो हो गया वॉल्यूम, और DE यहाँ पर हो गया डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो 4/3 पाई RE क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। इस वैल्यू को यानी इस मास की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास डेंसिटी के टर्म में आ जाएगा, G इक्वल्स टू कैपिटल G, M की वैल्यू हम जब यहाँ पुट करेंगे तो 4/3 पाई RE क्यूब DE डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, RE स्क्वायर। तो यहाँ से हमने RE स्क्वायर से क्यूब पावर कट कर लिया है, तो रिमेनिंग रेडियस कितनी बची हमारे पास? RE। तो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पे वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में कितनी होगी? G 4/3 पाई RE इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। यहाँ ये जो ग्रेविटी आई है ये अर्थ की सरफेस पे आई है, किसकी टर्म में? डेंसिटी की टर्म में, जिसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। लेकिन हमें तो डेप्थ पर ग्रेविटी फाइंड करनी है। कहाँ पे फाइंड करनी है? डेप्थ पर। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम D डेप्थ पे जाएंगे तो D डेप्थ पे जाने के बाद सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? RE माइनस D। अब की बार हम ये अंदर वाले स्फीयर को कंसीडर करके चल रहे हैं। अंदर वाले स्फीयर को हम क्या कंसीडर करेंगे? अर्थ की तरह कंसीडर करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालनी है डेप्थ D पर। तो जब हम D डेप्थ पर चले गए तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस RE माइनस D हो गई, यानी जो फॉर्मूला होगा अब की बार होगा GD इक्वल्स टू GM डैश अपॉन RE माइनस D का होल स्क्वायर। यहाँ पर M डैश लिखने के पीछे रीजन ये है कि जो अंदर वाला जो मैंने शेडेड पार्ट बनाया अर्थ का, इसका मास है M डैश, इसका मास कितना है? M डैश, और पूरी अर्थ का मास कितना था? ME। इस पूरी अर्थ का मास कितना था? ME। लेकिन जो अंदर वाला शेडेड पार्ट है इसके मास को हमें कंसीडर करना है, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो M डैश यहाँ पर कितना हो गया? 4/3 पाई RE माइनस D क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। यानी अब की बार में इस अंदर वाले मास के लिए, ये जो मैं शेडेड पार्ट बनाया है इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। इस मास को मुझे वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में चेंज करना है। तो मैंने लिख दिया 4/3 पाई RE माइनस D क्यूब इंटू DE डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो इस फॉर्मूले के अंदर M डैश की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट करी
पुट करते ही मैंने देखा कि डेप्थ पर ग्रेविटी फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे पास निकल के आएगा GD इक्वल्स टू G 4/3 पाई RE माइनस डी क्यूब इंटू DE डिवाइडेड बाय RE माइनस डी का होल स्क्वायर, RE माइनस डी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर की पावर से ये क्यूब की पावर को मैंने कट किया, तो रिमेनिंग जो मेरे पास वैल्यू आई निकलकर वो आई GD इक्वल्स टू कैपिटल G 4/3 पाई RE माइनस डी इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये जो ग्रेविटी का फॉर्मूला आया है डेप्थ पर, ठीक है, ये आया है हमारा डेंसिटी की टर्म में। डेप्थ यानी डी डेप्थ पर डेंसिटी की टर्म में हमारे पास जो ग्रेविटी का जो इक्वेशन आई है वो आई है GD इक्वल्स टू कैपिटल G 4/3 पाई RE माइनस डी इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। लेकिन मुझे डेप्थ पे ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 2 में मैंने जब इक्वेशन 1 का डिवाइड किया, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में जब मैंने इस वाली इक्वेशन का डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए जो रेशियो निकल के आया है GD अपॉन G, GD की वैल्यू जो ये पूरी वैल्यू थी इक्वेशन 2 और G की वैल्यू जो इक्वेशन 1 की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। पुट करने के बाद जो जो वैल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, देखिए वो कौन कौन सी हो रही है। एक तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कैंसिल आउट हो रहा है, दूसरा कैपिटल G कैंसिल आउट हो रहा है, तीसरा 4/3 पाई कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो रिमेनिंग रेशियो बचा है वो बचा है GD अपॉन G इक्वल्स टू RE माइनस डी अपॉन RE, RE माइनस डी अपॉन RE। अब इस इक्वेशन को मैं इस टर्म में भी लिख सकता हूं, देखिए कैसे। G को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो GD इक्वल्स टू G, यहां से अगर मैं RE कॉमन लेता हूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, नीचे से भी RE ले लिया, यहां से भी RE ले लिया, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, GD इक्वल्स टू G 1 माइनस डी अपॉन RE। चाहे आप इस इक्वेशन को आप वापस अगर आप इसको वापस अरेंज करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आने वाली है। तो यानी GD इक्वल्स टू G 1 माइनस डी अपॉन RE। ये जो फॉर्मूला आया है किसी भी डेप्थ पर ग्रेविटी फाइंड करने का फॉर्मूला आया है। अर्थ की सरफेस पे जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और उसका ये फॉर्मूला है GD इक्वल्स टू G 1 माइनस डी अपॉन RE। एक स्टैंडर्ड चीज देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं अर्थ की डेप्थ में जा रहा हूं और मैं अर्थ की इतनी डेप्थ में चल जाऊं कि मैं उसके सेंटर पर पहुंच जाऊं, जैसे मान लीजिए मैं अर्थ की सरफेस पे था और मैं धीरे धीरे उसकी डेप्थ पे जाता जाता अर्थ के सेंटर पे पहुंच गया। इसका मतलब मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो मैंने अर्थ की रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और जब अर्थ की रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो मैं कह सकता हूं कि D इक्वल्स टू RE। तो चेक करके देखते हैं अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी आती है। इस फॉर्मूले में मैं आपकी बात D की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, RE, यानी GD इक्वल्स टू G 1 माइनस RE अपॉन RE को जब मैंने कैंसिल आउट कर सकता हूं, वैल्यू निकल के कितने आने वाली है 1, यानी GD इक्वल्स टू G 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी डेप्थ पे ग्रेविटी मेरे पास कितनी आई है, 0। ग्रेविटी यहाँ पर हमें डेप्थ पर अर्थ के सेंटर पे कितनी मिली है, 0। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मिलते हैं, गुड बाय।